the cause. ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स या फिर मोर स्पेसिफिक लिखोगे तो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ। ठीक है, विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ। तो वो टाइम हम बचा सकते हैं अगर वो चीज तुम्हें लिखना ना पड़े तब। ये सब चीज बोल दूंगा पूरा, नोट्स में है ऑलरेडी, देखो वहां पे प्री स्टेटमेंट सेक्शन में जाओ, पूरा प्रॉपर नोट है। ठीक है, देखो तो ये सब चीज मुझे लिखाना नहीं पड़ेगा, मैं बोल दूंगा, बोलूंगा पूरा, पढ़ाऊंगा पूरा। ठीक है, लिखाने वाला टाइम हम सेव कर लेंगे पूरा। मिला? ठीक है, तो वो टाइम बचा लेंगे। तो काइनेमेटिक्स कहते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मोशन विदाउट नीड ऑफ कॉज ऑफ मोशन, या ज्यादा स्पेसिफिक है तो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ। प्रोड्यूस कौन कर रहा है, चेंज कौन लेकर के आ रहा है, वो सब चीज हम लोग इसमें डिस्कस नहीं करते। वो डिस्कस होता है डायनामिक्स के अंदर, यानी कि लॉज ऑफ मोशन में जब आते हैं तब हम कॉज को ढूंढते हैं। कॉज कौन सा है? मोशन में चेंज किसने लाया? फोर्स ने लाया। चल रहा था उसको स्लो डाउन किसने किया? फोर्स ने किया। कम स्पीड से चला था उसको स्पीड अप किसने किया? फोर्स ने किया। तो कॉज के बारे में स्टडी करते हैं डायनामिक्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, सिर्फ हम मोशन का स्टडी करेंगे कि ऑब्जेक्ट का कुछ देर के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पोजीशन कहाँ पे होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे इधर। ठीक है, लेकिन किसने प्रोड्यूस किया है, किसने चेंज लाया है, उस चेंज के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मोशन का स्टडी है, तो किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में मोशन का स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहला टर्म मैंने लिखा होगा, देखो डिफिनेशन के बाद, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, पहला टर्म क्या लिखा होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ हाँ, रेफरेंस फ्रेम। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम किसको कहते हैं? जिसके रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन या मोशन को डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे मान लो कि ये कोई पोल है, ठीक है, और इससे 500 मीटर पे कोई कार खड़ा है, ऐसे पार्क किया हुआ है। 10 सेकंड के बाद भी ये कार यहीं पर है, उसके 10 सेकंड के बाद भी यहीं पे है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किसमें? रेस्ट में। लेकिन यही अगर कुछ देर के बाद यहाँ पे चला है, यहाँ पे चला है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम कहेंगे कि पहले 500 मीटर पे था, अब 1000 मीटर पे, 2000 मीटर पे। तो हम इसके रिस्पेक्ट में चीजों को मेजर करें, डिस्क्राइब जो हम करें इसके मोशन को, तो इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस पॉइंट या फिर जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम किसी के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो पहले हम फिजिक्स में सबसे पहले ढूंढते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, किसके रिस्पेक्ट में हम मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको कहते हैं। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद आगे हम लोग कौन सा चीज, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में, रेस्ट और मोशन। तो रेस्ट में कब कहते हैं? अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा हो टाइम के साथ, टाइम बदल रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट वहीं पे वहीं का वहीं बना हुआ है। जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया, ये एक पोल है और इसके रिस्पेक्ट में ये जो गाड़ी है उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। अगर इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा तो हम क्या कहेंगे, इस पोल के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इस पोल के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है, और मोशन में कब कहेंगे, if the position of an object changes with respect to time with respect to given frame of reference, then the object is said to be in motion। कुछ देर बाद ये यहाँ पे आ गया, कुछ देर बाद यहाँ पे आ गया, हर इंस्टेंट के बाद ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में है। तो डिस्क्राइब दोनों को लिखा है, देखो डिफिनेशन, if the position of an object doesn't change with respect to time with respect to a given frame of reference, then the object is said to be at rest, and if the position of an object changes with respect to time with respect to a given frame of reference, then the object is said to be in motion। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये रेस्ट एंड मोशन जो है वो एब्सोल्यूट टर्म है या नहीं है? नहीं, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, रिलेटिव टर्म। कोई पूछे कि एब्सोल्यूट टर्म है तो कहेंगे नहीं है। एब्सोल्यूट टर्म का क्या मतलब? रिलेटिव टर्म का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। रिलेटिव टर्म का मतलब ये मोशन हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में हो। जैसे अगर तुम लोगों ने ट्रेन से तो बहुत बार सफर किया होगा, ठीक है,
ट्रेन में बैठे तो क्या लगता है, प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है, प्लेटफॉर्म का हाथ पैर तो है नहीं, पीछे कहाँ जाएगा, वो तो अपनी जगह पे ही, हम लोग आगे जा रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि सामने वाला सीट के रिस्पेक्ट तो हम जहाँ पे थे वहीं पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, रेफरेंस में हम वहां पे क्या देख रहे होते हैं, सामने वाला जो सीट है उसको देख रहे हैं, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में हमारा पोजीशन चेंज हुआ नहीं, हम अपने सीट पे बैठे हुए हैं। उसके रिस्पेक्ट में हमारा पोजीशन चेंज हो नहीं रहा, टाइम बीतता जा रहा है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में हम वहीं पे बैठे हुए हैं। लेकिन जो पीछे जो घर बना हुआ था वो हमसे दूर जा रहा है, तो हम कहते हैं कि घर ये पीछे जा रहा है, घर पीछे नहीं जा रहा है, हम लोग आगे जा रहे हैं। तो ये जो रेस्ट एंड मोशन है वो दोनों के दोनों कैसे टर्म है, रिलेटिव टर्म, एब्सोल्यूट नहीं। मतलब परफेक्टली रेस्ट में हम किसी चीज को नहीं कह सकते, है ही नहीं कोई चीज रेस्ट में। अर्थ के ऊपर अर्थ भी मूव कर रहा है ना, किसी दूसरे प्लेन से कोई देखेगा तो क्या ये तो घूम रहा है, ठीक है, ये तो घूम रहा है। अब किसके रेफरेंस में हम डिफाइन करते हैं कि अर्थ घूम रहा है, सन के रिस्पेक्ट में, सन भी रेस्ट में नहीं है। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है हम लोग का पूरा सोलर सिस्टम, किसी दूसरे गैलेक्सी से देखेंगे तो ये भी घूम रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो कोई एब्सोल्यूट रेस्ट में कुछ भी नहीं है, इसलिए सर कहते हैं कि टाइम तो रिलेटिव है। हाँ हाँ सर गैलेक्सी की बातों से मतलब टाइम भी तो रिलेटिव है। हाँ, रिलेटिव है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट रेस्ट में कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो टर्म है रेस्ट एंड मोशन, ये दोनों के दोनों कैसे टर्म है, रिलेटिव टर्म। तो नोट पॉइंट में लिखा होगा, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म, ठीक है, कोई भी एब्सोल्यूट नहीं, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब रेस्ट एंड मोशन के बाद पार्टिकल तो जा रहा हो तो किसी पाथ के ऊपर जा रहा हो, क्योंकि हम मोशन इन 1D 2D दोनों एक साथ डिस्कस करें, इसलिए उसके बाद मैंने लिखा है ट्राजेक्ट्री, लिखा होगा ट्राजेक्ट्री। ट्राजेक्ट्री किसको कहते हैं, तो जिस पाथ पे ऑब्जेक्ट चल रहा है उसका मैथमेटिकल इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, और जिस पाथ पे चल रहा है उसको हम कहते हैं ट्राजेक्ट्री। जिस पाथ पे, जो एक्चुअल पाथ है पार्टिकल का, मोशन का, उसको हम कहते हैं ट्राजेक्ट्री। और जब उसका हम मैथमेटिकल इक्वेशन लिख देते हैं तब हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। जैसे पैराबोलिक आ गया तो हम कहते हैं, अगर मैथमेटिकली हमने कैलकुलेट किया और वो पाथ आ गया कैसा, मैथमेटिकली कैलकुलेशन में ऐसा आ गया, सपोज y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जैसा, तो कहते हैं ये पैराबोलिक पाथ आता है ना। एक्स tan थीटा पढ़ोगे तुम लोग, पढ़े भी होगे पहले, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं किसी एंगल से, तो उसका पाथ का इक्वेशन यही आता है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ है ना, एक्स स्क्वायर के आगे कांस्टेंट, साथ में एक्स है, उसके आगे भी कुछ है, साथ में tan थीटा। तो ये इक्वेशन किसका इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जब ऐसा इक्वेशन हम लेकर के आएंगे तब उसको हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। जब किसी पार्टिकल को हमने फेंका एंगल थीटा से, उसका पाथ ऐसा होगा, ये पाथ का इक्वेशन, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर केस में ये ऐसा आ रहा है, डिफरेंट केस में अलग अलग ट्राजेक्टरी का इक्वेशन होगा, ठीक है। तो बेसिकली मोशन के ड्यूरेशन में ऑब्जेक्ट जिस पाथ को फॉलो करता है उसको हम कहते हैं ट्राजेक्टरी, और जब हम उसका मैथमेटिकल इक्वेशन निकालते हैं तब कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, ठीक है, क्लियर है। चलो उसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का एक दो एग्जांपल लिया होगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकालना है, एक सिचुएशन दे रहा हूं, ठीक है, वहां से इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकालना है। सिचुएशन कैसा है, तो कुछ इस तरह का मैं यहाँ पे दे रहा हूँ अलग सिचुएशन, लेकर तुम लोग इधर से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो कर दिया गया है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यू स्पीड से थ्रो किया गया है हॉरिजॉन्टल, ऐसे अगर थ्रो किया गया है, ठीक है, तो इसका इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकालना है। क्या होगा, कैसा होगा इसका पाथ, पाथ ऐसा बनेगा ना, पाथ ऐसा बनेगा, ठीक है। मैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी में तुम्हें सिर्फ अभी इतना बता रहा हूँ कि एक्स और वाई के बीच में हमें रिलेशन निकालना पड़ता है बेसिकली। अगर ये प्लेन में मोशन हो रहा है तो प्लेन में जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में, तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना पड़ता है, बाकी जो पैरामीटर है उसको हटाना पड़ता है। तो एक्स इक्वल टू, मैं दो इक्वेशन दे दे रहा हूँ यू टी, और जो वाई है वो है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तुम्हें मैं कहूंगा कि यहाँ से इक्वेशन ट्राजेक्टरी का निकालो,
तो क्या करना है, दो इक्वेशन को देखना है, दोनों इक्वेशन में जो सिंपल इक्वेशन है एक्स और यहाँ पे वाई वाला, दोनों में सिंपल कौन सा है, पहला वाला। XY। यहाँ से तुम टी को निकालो, टी पैरामीटर जो एक्स्ट्रा पैरामीटर है उसको हटाना है, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल उसको हटाना है, एक्स वाई को छोड़कर जो भी वेरिएबल होगा उसको हटाना, कभी टी होगा कभी थीटा होगा, उन सबको हटाना पड़ता है। तो टी को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स बाई यू, और इसी टी को उठा करके इधर में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, एक्स और वाई में रिलेशन है। करो, मैं थोड़ा चार्जर इसका लगा दूँ। सर y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ऐसा होगा। क्या है, y इज वाई इक्वल इक्वल टू टू, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। बिल्कुल, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ऐसा ही कुछ आया होगा। कैसा है ये इक्वेशन आ गया इधर से, टी का वैल्यू एक्स बाई यू, और इसी को उठा करके हमने सेकेंड वाले इक्वेशन में रख दिया, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन बना है, इसी को कहेंगे हम इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो आगे, अब आते हैं हम लोग डिस्टेंस। डिस्टेंस किसको कहेंगे, तो एक्चुअल लेंथ किसका, पाथ का, पाथ का जो एक्चुअल लेंथ इसको हम कहेंगे डिस्टेंस। ऐसे कोई जा रहा है, इसका एक्चुअल लेंथ इज द डिस्टेंस। ठीक है, कोई ऐसे जा रहा है, ये लेंथ डिस्टेंस, लेकिन ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ए बी, ये वाया सी, और ये वाया डी, ये वाया ई। तो ई ए ई बी, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, बाकी ए सी बी ए डी बी ये डिस्टेंस। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ से फिजिकल क्वांटिटी आना शुरू हो गया, तो अब हमें दो चीज ध्यान रखना पड़ेगा डिफिनेशन के साथ साथ, इसका ऐसा यूनिट और उसका डायमेंशन, ये बोलना ही पड़ेगा, ये कंप्लीट इसका इंट्रोडक्शन है। तो डायमेंशन तो इसका लेंथ एल है, यूनिट इसका क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, डिस्टेंस है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। इसके बाद कैसा क्वांटिटी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, ये आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। क्यों, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। यानी कि अगर डायमेंशन ये कोई वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो फिर वहां पे हमें कंपोनेंट रिजोल्यूशन ये सब चीज करना पड़ेगा। ठीक है, जब स्केलर क्वांटिटी होगा तो सिंपल एडिशन होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज हमें पता होना चाहिए, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, स्केलर है या वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा इसका डेफिनेशन। ठीक है, डिस्टेंस के बाद आगे हम लोग इसमें डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। कैसा क्वांटिटी है, तो पहला आ गया डिफिनेशन, दूसरा हो गया इसका ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। यूनिट क्या होगा इसका, डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन इसका हो जाएगा लेंथ एल, और उसके लिए क्वांटिटी कैसा है, वेक्टर। यानी कि जब भी इसमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो हमें रिजोल्यूशन ये सब चीज करना पड़ सकता है, वेक्टर एडिशन होगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग इसमें डिस्टेंस के बाद स्पीड। स्पीड किसको कहेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के रेट का चेंज उसको हम कह रहे हैं स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। ये स्पीड भी डिफरेंट टाइप का है,
कौन कौन सा? एवरेज, इंस्टेंटेनियस, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये सब टर्म यूज किया जाएगा इधर में क्वेश्चन में। नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। ठीक है। यूनिफॉर्म कब कहेंगे? जब इक्वल डिस्टेंस टेबल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज में टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखने में ये छोटा सा चीज लग रहा है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, लेकिन इसी के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, इस सेक्शन में अगर हम कहेंगे तो एवरेज स्पीड वाला सेक्शन सबसे बड़ा सेक्शन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते ही रहे हैं और वैरायटी इसके अंदर डाला गया है। ठीक है, दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चन। यूनिफॉर्म तो आसान है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज स्पीड के ऊपर रहेगा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वाला पार्ट ये है और न्यूमेरिकल वाला पार्ट ये। इंस्टेंटेनियस चला जाता है तो कैलकुलस से करना है, और एवरेज स्पीड जब होगा तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम करना। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ कैसा है। एवरेज स्पीड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला पहला सेक्शन यहाँ से है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैसा डिफाइंड है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है ना? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब तुम्हें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे यहाँ पे? ये टोटल डिस्टेंस दे देगा ऐसे, ठीक है, टोटल डिस्टेंस दे दिया, उसको वो लोग डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऐसे मान लेते हैं S1 है यहाँ तक और दूसरा वाला S2 ऐसे। ठीक है, ये वाला वेलोसिटी V1 से गया है और ये वाला वेलोसिटी V2 से गया है। ये T1 और ये T2। ठीक है, अब पूछा जाएगा तुमसे कि एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम T1 प्लस T2। लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन ये तीनों का कभी देंगे नहीं, वो देंगे तो इस तीन पैरामीटर में कोई दो का इंफॉर्मेशन देंगे। समझ में आया? मान लो कि जैसे एस और टी दिया, दो पैरामीटर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट और टाइम। हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट न दे करके वो वेलोसिटी दे दे उस इंटरवल का और टाइम दे दे। तो क्या करेंगे इस केस में? इफ v एंड t आर गिवन, उस केस में क्या करेंगे? एस को रहने दो, एस को क्या लिख देंगे हम? v1 इंटू t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हो सकता है जिसमें v और t के टर्म एक्सप्रेस करे तब। हो सकता है s और t के टर्म में तो दिखा दिया, हो सकता है s और v में रिप्रेजेंट करे चीजों को। कोई दो पैरामीटर ही होगा तीन में से, s और v में होगा तो s वाले को छोड़ दो, t को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें? s बाई v। ठीक है, तो तीसरा वाला जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, S1 प्लस S2 बाई S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, अब इसमें भी क्वेश्चन में वैरायटी आ सकता है। पहले तो ये बेसिक तीन बना, ठीक है। अब इसको इजी करने के लिए वो लोग क्या कहते हैं, इन दोनों को इक्वल दे देंगे। ये s मतलब बोलेंगे कि हाफ डिस्टेंस को उसने v1 स्पीड से ट्रेवल किया है, अनदर हाफ डिस्टेंस को v2 स्पीड से ट्रेवल किया है। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया इसमें? इफ, इफ केसेस लेकर के चलना है, स्पेशल केस। इफ S1 इक्वल टू S2, अगर S1 किसके इक्वल है? S2 के इक्वल है। ठीक है, तो S1 प्लस S2 को हम 2s ऐसा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय T1 को क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ S और V में? S बाय V1 प्लस S बाय V, ऐसा लिखेंगे। S को कॉमन निकाल के काट दो, 2 V1 V2 बाय V1 प्लस,
ठीक है, तो सिंपल सा हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि अगर सेपरेशन डिवाइडेड हो इक्वल पार्ट, तो जो एवरेज स्पीड होता है दैट इज हार्मोनिक मीन ऑफ टू स्पीड, है ना। हार्मोनिक मीन टू v1 v2 बाई v1 प्लस v। कब, किस केस में, जब सेपरेशन डिवाइडेड हो, s1 इक्वल टू s2, सेपरेशन डिवाइडेड। और दूसरा एक और केस हो सकता है जिसमें इंटरवल डिवाइडेड, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उस केस में क्या करेंगे बताओ। जब इंटरवल डिवाइडेड है, दोनों इक्वल इंटरवल में जा रहा है, ये t1 t2 आपस में इक्वल है, तो क्या कहेंगे, t1 t2 अलग है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, v इक्वल टू इंटरवल जब डिवाइडेड, व्हेन, लिखो यहाँ पे व्हेन t1 इक्वल टू t2, व्हेन t1 इक्वल टू t2, मतलब इन शॉर्ट इंटरवल डिवाइडेड, इक्वली डिवाइडेड। यहाँ पे इक्वली डिवाइडेड है, इक्वली डिवाइडेड है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ। S1 कितना गया, S1 हो गया v1 इंटू टी, और S2 कितना है v2 इंटू टी, और टाइम कितना है t प्लस टी यानी कि 2t। तो क्या हो गया ये v1 प्लस v2 बाई 2, यानी कि जब इंटरवल डिवाइडेड है तो ये AP अर्थमेटिक मीन AM को AM होगा, और ये यहाँ पे हार्मोनिक मीन HM होगा। व्हेन सेपरेशन डिवाइडेड, तब अर्थ ये एवरेज स्पीड इज हार्मोनिक मीन। व्हेन टाइम डिवाइडेड या इंटरवल डिवाइडेड, इन दैट केस एवरेज स्पीड इज अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन है ये। ठीक है, इसको ठीक ढंग से अगर समझ ले तो बहुत सारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, अगर नहीं समझे अभी पता चल जाएगा। एलन के मैथ में बहुत सारा क्वेश्चन भरा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, ये दोनों बात समझ में आया, जब सेपरेशन डिवाइड हो तब क्या करना है। ठीक है, आ गया ना समझ में, दे क्वेश्चन। हाँ अभी क्वेश्चन दे देंगे तभी तो पता चलेगा। हो गया, बता दोगे ना आंसर। हाँ, ये हुआ ना, ये ठीक हुआ, कॉन्फिडेंस से सही हो रहता है, क्यों नहीं हुआ, इजी क्वेश्चन। दिखाओ, हाँ हाँ नहीं वो बताएगा, वो करेगा, मेहनत कर रहा है वो अपनी तरफ से, एफर्ट लगा रहा है, धीरे धीरे आएगा, उसके पास टाइम है अभी थोड़ा, लेकिन थोड़ा जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी ट्रैक पे आ जाए। इतना टेस्ट देने के बाद भी अगर मार्क्स, तुम आइडेंटिफाई करो गलत कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि अपनी तरफ से तो तुम्हें एफर्ट लगा रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग, एफर्ट के अकॉर्डिंग दिक्कत है इसमें। जो किया हुआ है सर, जो हम लोग किए वो वही वाला कैसे करता है, मतलब कैसे हो सकता है ऐसा, इसका मतलब ये क्लास में आकर सिर्फ प्रेजेंट रहता है फिजिकली, मेंटली नहीं रहता है प्रेजेंट। सर वो बोला 0.99 का पावर 3 छोड़ दिया है। ये वाला क्वेश्चन समझना पड़ेगा रूट से, मैं अभी तो टेस्ट देकर के आया ना, तुम देखो क्या है, कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा है, फिर डिस्कस करो, घबराओ नहीं, बहुत सोच का वो मैं झाड़ दूंगा, डांट दूंगा, तो वो तैयार हो क्या ना, मैं सुन लेंगे, कोई बात नहीं। इससे अगर डर गए तो तुम कभी पूछ नहीं पाओगे फिर, डांट फटकार तो लगता रहता है, ये तो इंटीग्रल पार्ट है वो पहले से सुन के आई है, इतना डांट सुन के आई है, और डाटा इसलिए जाता है ताकि तुम नेक्स्ट टाइम ऐसा ऐसा गलती ना करो, हमारे सब कंसेप्ट में रहेगा वो चीज। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। ठीक है, छोटा सा टॉपिक किया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चंस आने वाला टॉपिक है यहाँ इधर से। ठीक है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हम्म,
वेक्टर भी तुम लोग का किया हुआ है, वेक्टर भी तो किया हुआ है। हाँ, वेक्टर को भी लेते हुए चलेंगे। मतलब पहला वाला जो सेक्शन है वो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, यहाँ तक है। ठीक है, इस वाले सेक्शन से हम लेते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, a man walks 30 meter north, 20 meter towards east, and 30 meter towards southwest. The displacement from origin is। तुम लोग का क्या होगा टेक्निक करने का क्वेश्चन को? मानिक, क्या कैसे करोगे इस क्वेश्चन? हाँ, कैसे? मतलब वही पूछ रहा हूँ। 30 मीटर नॉर्थ ऊपर मतलब जे कैप। हाँ, और हाँ, साउथ वेस्ट कौन सा डायरेक्शन होगा? तो उसको वेक्टर के फॉर्म में लिख कर बता जल्दी फटाफट आंसर। इन लोग को बोले तो पहले बता दो। तो सही एक्सप्लेन तो सही किया। हम्म। ये मुझे देखना है तो रॉन्ग कहाँ पे हो रहा है मतलब। तो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो फटाक से तुम्हें कैसे करना चाहिए वो सीखो। क्वेश्चन तो करते ही हो तुम लोग, 30√2 का तो ऐसा होगा ना माइनस लेबर की तरह 30। करते हो। ठीक है, एफर्ट ज्यादा लगाते हो, रिजल्ट इतना इतना सा आता है। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। ठीक है, मैन वॉक्स इधर की तरफ 30 मीटर टुवर्ड्स, जैसे ये डायरेक्शन देना शुरू कर देना तो तुम इसको वेक्टर में लिखना शुरू कर दो। पहला वाला तो ये था, मैन इतना गया R1, फिर उसका क्या हुआ, उसको 20 मीटर टुवर्ड्स उस चला गया, R2 कितना आ गया -20, माइनस नहीं सॉरी +20, सर क्योंकि इसका आ फर्स्ट गया वेस्ट ऑप्शन का था होगा तो सर। माइनस। और थर्ड वाला है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का क्या मतलब है? साउथ वेस्ट ये हो गया 45 डिग्री पे। ठीक है, तो ये वाला भी निगेटिव और ये कोऑर्डिनेट भी निगेटिव। तो 30√2 R3 को मैं क्या लिखूंगा? 30√2 cos 45 -1/√2 I कैप माइनस 30√2 sin 45 1/√2 J कैप। ठीक है, अब क्या करना है? रिजल्टेंट, नेट का मतलब होता है रिजल्टेंट, ऐड कर दो। जैसे तुम ऐड करोगे तुम्हें क्या लग रहा है? सर 30 पहला जगह वाला 30 ऑप्शन। जगह चला गया घूमने, -10 और ये 20 कितना हुआ? -10, -10 आई कैप। ये रिजल्टेंट हो गया। इधर माइनस डायरेक्शन को दे दो, वेस्ट की तरफ चला गया तो 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, जल्दी आना चाहिए ना वन, इतना लेट करके नहीं आना चाहिए वन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बॉडी मूव्स along the chord path of a quarter circle, calculate the ratio of distance to displacement। क्या होगा? क्वार्टर सर्कल में डिस्टेंस 2πr का 1/4 डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट हो गया r और r √2r। तो रूट वाला तो एक ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन, कौन सा? दो ऑप्शन दिख रहा है, ये तो हटा ही दो ऐसे ही, 1 2 कैसे हट गया? √2 नीचे में आना है, लेकिन ऊपर में क्या लिखोगे? डिस्टेंस लिख लो πr, मतलब 7 नीचे में आना चाहिए, पाई 22 ऊपर में रहेगा, तो 7 नीचे में, तो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 लगा दो। सोचना क्या है? ठीक है, three particles PQ are situated at a distance a on the circular path 10 meter. All three particles move along the different path and reach point B as shown in the figure। B पॉइंट पे पहुंचता है as shown in the figure। यहाँ पे एक इस वाले पाथ को लेता है, एक इस वाले पाथ को ले रहा है, दोनों का डिस्टेंस निकालना है। क्या है? ये जितना है उसका 3 टाइम्स है ये। ठीक है, लेकिन एक लिया है इस, ये वाला पाथ नहीं लिया, आर तो लिया है ये पाथ, लेकिन ये चाहिए नहीं उनको। उनको चाहिए ये वाला पाथ और ये वाला पाथ। क्यू वाला पाथ ये है, डॉटेड लाइन वाला पाथ। तो डॉटेड लाइन वाला आर और आर, 2r लाइन का पाथ लेना है, आर और आर 2r, और इधर में 2πr का 3/4, 3/4, 3/4 ऑफ 2πr, उन दोनों का रेशियो निकालना है। 3/4 ऑफ 2πr डिवाइडेड बाई 2r, करो कितना आ रहा है? हम्म, 3π/4, हाँ, थर्ड वाला ऑप्शन।
इफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, मस्ट बी मे और मे नॉट बी जीरो। हो सकता है चला ही नहीं होगा, या फिर हो सकता है घूम के घर आ गया होगा, ठीक है, तो मे और मे नॉट बी जीरो, ऑप्शन 2 सही। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट तो मस्ट बी जीरो, मतलब गया ही नहीं कहीं, ठीक है। नंबर 6, द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल इज चेंज, व्हाट कैन यू से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। लोकेशन अगर चेंज हुआ है तो दोनों ही नॉन जीरो है, लोकेशन चेंज हुआ है तो दोनों ही नॉन जीरो होगा ना, इसमें क्या सोचना है, तो बोथ कैन नॉट बी जीरो, फर्स्ट ऑप्शन। नंबर 7, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 20 सेकेंड, एक राउंड लेने में कितना लगता है 20 सेकेंड, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना गया होगा, कितना राउंड गया होगा, 2 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करो, 120 बाय 120 प्लस 20 कितना हो गया 140, तो 20 सेकेंड में रखता है एक राउंड, तो कितना राउंड कंप्लीट किया होगा। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं पूछ रहा हूँ कुछ और, तुम बोल रहे हो कुछ और, मैं पूछ रहा हूँ कितना राउंड कंप्लीट किया, तो मुझे 7 राउंड हो गया, तो 7 राउंड में तो 14 पाई आर हो जाना चाहिए, बेवकूफ की तरह आंसर कर रहे हो। 140 बाई, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग कोई भी आंसर नहीं, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो 7 राउंड जब कंप्लीट कर लिया तो डिस्प्लेसमेंट से जीरो हो गया ना। लल्लू बन गए, हाँ। चलो, आंसर क्या होगा, जीरो। A man walks for some time t and velocity v due to it. Then he walks for same time t with velocity v due not. The average velocity कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी पूछा गया था, चेंज इन पोजीशन निकालो, पहला वाला पोजीशन कहाँ पे है? निकालो, v इंटू टी क्या होगा ना, इधर की तरफ, ईस्ट की तरफ, तो v इंटू टी आई कैप, पहला वाला, और दूसरे बाद कहाँ चला गया, v इंटू टी जे कैप, तो चेंज कितने का हुआ, वी टी जे कैप माइनस वी टी आई कैप, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम कितना है टी, तो टी से डिवाइड हो जाएगा, टी और टी टू टी होगा, हो गया ना, टी और टी टू टी हो गया, तो वी बाई रूट टू होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नाइन्थ वाला एक अच्छा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करता है। नाइन्थ वाले का आंसर क्या होना चाहिए, ये थे, हाँ 29, अच्छा इसी वो क्वेश्चन चल रहा था उसमें तुम आए होगे सर, क्या होगा, अमित, अनिक, अनिक, वाला नाइन दूसरा नहीं, तुम ये वाला नहीं बता दो, क्या होगा आंसर, अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन। तो ड्रंकर्ड है इज वॉकिंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड, ही स्टेप्स 5 फॉरवर्ड 3 बैकवर्ड, 5 स्टेप आगे है, झूलता हुआ पीछे चला है 3 स्टेप, कितना गया, 2 मीटर, टाइम कितना स्पेंड हुआ, ईच स्टेप में 1 सेकेंड लग रहा है, तो टाइम कितना स्पेंड हुआ, 8, मतलब 8 सेकेंड में बेसिकली वो 2 मीटर जा रहा है, ठीक है, तो 8 सेकेंड में वो 2 मीटर गया है, फिर अनदर 8 सेकेंड लेगा तब ये 2 मीटर और जाएगा, यही ना, अनदर 8 मीटर ले 8 सेकेंड लेगा तब ये 2 मीटर और जाएगा, कितना हो गया ये 6 मीटर, लेकिन टाइम कितना स्पेंड हो चुका, 8 8 8, 24 सेकेंड, 24 सेकेंड वो 6 मीटर पहुंचा है। प्लस 5 सेकेंड्स और तो 5 मीटर में तो वो गिर जाएगा। फिर नेक्स्ट, हाँ फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड जैसे ही वो 5 मीटर और आगे गया, 6 + 5 11 पे पहुंच गया, यहाँ पे इसको गिर रहा, मतलब पीछे लौटा ही नहीं, गिर गया, ठीक है, पहले वो 5 स्टेप जाता है, उसके बाद 3 स्टेप लौटता है, 5 स्टेप जाने के पहुंच गया गड्ढे में, ठीक है, तो
टोटल कितना होगा ये 24 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड 29 सेकेंड 29 सेकेंड इज द राइट आंसर। आ गया क्वेश्चन, एवरेज वाला क्वेश्चन सर। ए कार स्टार्टेड कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, रेडियस दे रखा है, टाइम कितना लगेगा, एवरेज स्पीड पूछा गया, एवरेज वेलोसिटी। टू और थ्री, वेलोसिटी जीरो होगा, ठीक है, और स्पीड कांस्टेंट स्पीड तो बोल रखा है, 10 मीटर का रेडियस है, 6.28 सेकेंड लगता है उसको। 6.28 सेकेंड मतलब कितना, 6 पाई, पाई का मतलब 3.14, उसका ट्वाइस, उसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 6.28। तो 6.28 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग वेलोसिटी निकालेंगे। कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव करा 6.28 सेकंड में, देखो ना कि पूरा राउंड कंप्लीट हुआ कि आधा अधूरा कंप्लीट है। ईच राउंड के लिए उसको कितना लगता है 6.28, 6.28, और रेडियस कितना है 10 मीटर, तो डिस्टेंस निकाल लो 6.28 में कितना गया होगा। फिर डिस्टेंस क्या टू लिखेंगे, पाई आर होगा ना, मतलब 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम दिया हुआ है 6.28, ठीक है, ये 2 पाई से कैंसिल, कितने के इक्वल हो गया ये 10 2 पाई आर बाई टी। हाँ हाँ, 10 वेलोसिटी मीटर पर दिया गया 10, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच कंप्लीट लैप, अब ईच कंप्लीट के लिए एवरेज वेलोसिटी कितना है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, एवरेज 0 है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड जीरो, लेकिन स्पीड एवरेज स्पीड रहेगा, ये जो टाइम क्या है, इसमें एवरेज स्पीड। क्वेश्चन नंबर 11, एक पार्टिकल है जो कि मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड से गया है, other half with a distance covered in equal time interval with a speed of 4.5 7.5 मीटर। पूछा है एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन। देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कहीं पे सेपरेशन डिवाइड कर देते हैं, कहीं पे इंटरवल डिवाइड कर देते हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन। क्या कहा है, अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन टू इक्वल इंटरवल, मतलब पहले डिस्टेंस को आधा किया और फिर कहा कि अनदर जो हाफ है उसको दो इक्वल इंटरवल में ट्रेवल कर रहा है, और दोनों का स्पीड दिया हुआ है। पूछा है उन्होंने एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन क्या होगा। ट्वेल्व, कितना होगा, करो, तुम्हारा 12 आ गया, बहुत जल्दी आ गया 12, 12 आया इसलिए गलत है। हाँ, क्या होगा अनिल, अब दिक्कत समझ में आ रहा है मुझे। बेटा तुमने देख लिया, पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट अदर हाफ और हाफ डिस्टेंस विद 12, और अनदर जो हाफ है वो 4.5 7.5, इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल। क्या है शिवाली, आंसर क्या है, सर, एक सेकेंड, एक आंसर आएगा 8। देखो कैसे, क्या कहा गया, ये टोटल डिस्टेंस को पहले हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं जब इक्वल डिवीजन करता हूँ तो मैं एस एस लिख देता हूँ, ऐसा नहीं कि एस लिखा टोटल और एस बाई टू फ्रैक्शन में लेके नहीं चलता, टोटल को 2s ले लिया और आधा आधा एस एस, ठीक है। पहले वाले के लिए वी नॉट स्पीड, मैं जनरल फॉर्मूला बना रहा हूँ क्योंकि आगे ये बाकी सब जगह पर भी काम करेगा।
और इसको कहा उसने कि दो इक्वल इंटरवल में स्पीड अलग अलग, इंटरवल सेम है, तो ये जो बचा हुआ जो डिस्टेंस है और दो डिस्टेंस मिलकर के जो होगा वो कुछ ऐसा होगा ना। और एक v1 स्पीड से गया t टाइम तक, या t1, इसको t1 कह देते हैं, ये वाला टाइम t1 था, तो इसलिए ये t2, और उतना ही इंटरवल लेना है इस वाले के लिए, लेकिन v2 स्पीड से जा रहा है। ठीक है, इंटरवल सेम है, तो डिस्टेंस तो ये होगा ना, इन दोनों का डिस्टेंस, यानी s को हम ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना। s को हम क्या लिख सकते हैं, ये s1 और s2 ऐसे। तो S1 है V1 इंटू T2, S2 है V2 इंटू T2, क्योंकि बचा हुआ जो इंटरवल को सेम रखा है T2 T2 दिख रहा होगा, लेकिन स्पीड अलग अलग है, इसलिए एक में डिस्टेंस ज्यादा है एक में कम है। समझ में आया ये चीज। लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस बचा हुआ डिस्टेंस है ना, ऐड करने पर क्या मिलेगा, S इक्वल टू क्या मिलेगा, V1 T2 प्लस V2 T2, T2 को कॉमन निकाल लो, निकल के आया T2 इसके टर्म में, S बाई V1 प्लस V2 आ गया ना। अब क्या करना है तुम्हें, ये S ये भी S, क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड को कैसे लिखोगे, S प्लस S बाई टोटल टाइम कितना लगा, ये T1 प्लस T2 दो बार, तो 2T2 टाइम टोटल ये है ना। अब ये T2 को हम निकाल चुके हैं, T1 भी निकाल चुके हैं, T1 क्या हो जाएगा, S बाई V नॉट, यहाँ से यहाँ पे, तो S2S बाई T1 को क्या लिखेंगे, S बाई V नॉट प्लस इसको क्या लिखेंगे, S बाई V1 प्लस, इसको कॉमन निकाल सकते हैं, इसको कॉमन निकाल लेते हैं पीछे, ये 2 टाइम्स था ना, 2T2, 2 इंटू 2/V1 प्लस, एस एस कैंसिल होगा, बचा क्या है, एवरेज स्पीड, बोलो, 2 ऊपर चला जाएगा V0 इंटू V1 प्लस V2 बाई नीचे में V1 प्लस V2 प्लस 2 V0, ये जनरल रिजल्ट आ गया। अब तुम्हें वहां पर दिया हुआ है ना, तो V0 कितना है, 12, तो इसके यहाँ पे 12, V1 V2 कितना है, 7.5 और 4.5, तो पुट कर दो नीचे में भी उसी के अकॉर्डिंग, बताओ कितना आ रहा है आंसर। तो ये जनरल रिजल्ट है, और ये क्वेश्चन एक्चुअल में तुम देखोगे कि कहाँ पे, यूरोडॉप का सेकंड क्वेश्चन है ये। लेकिन पूछते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा है, इसका ओरिजिन अगर देखोगे कहाँ पे है ये ऐसा क्वेश्चन, तो ये यूरोडॉप का सेकंड क्वेश्चन है, देख लेना अगर किसी के पास बुक होगा तो। और इसको हर जगह पे पूछते रहते हैं, तो इसको तुम्हारे स्पेशल कॉपी में होना चाहिए, फोटो खींचने से नहीं होगा। हाँ, तो एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर सेपरेशन भी डिवाइड हो रहा है और इंटरवल भी डिवाइड हो रहा है, ये कंबाइन कर दिया, दो अलग अलग चीज जो तुम पढ़े हो तो उसका कॉम्बिनेशन कर दिया। देखो यहाँ पे ये एवरेज, ये अर्थमेटिक मीन हो गया, जब इंटरवल डिवाइड होता है तो क्या होता है, V1 प्लस V2/2 वही है ना नीचे। ठीक है, और जो स्पीड है उन दोनों का फिर हार्मोनिक आया है सेपरेशन डिवाइड होने की वजह से, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया, क्या है आंसर, 8। ठीक है, पहली बार टाइम लगा, अब टाइम नहीं लगना चाहिए, अब अगर दोबारा ये क्वेश्चन कहीं दिख जाए, ठीक है, फटाक से आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 18 साल मटेरियल है तुम्हारे पास, निकाल दो।
खराब हालत है। 11 हो गया। देखो ये सब क्वेश्चन करना है अभी तुम लोग को फटाफट। हाँ, 12 से स्टार्ट करो। 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, और ये सब क्वेश्चन लगाओ जल्दी फटाफट। स्टडी मैथ है ना सब लोग के पास? पैरामेट्रिक्स वाला में। हम्म, क्या हुआ? हम्म, पूछना कि मेरा सब कोई कहाँ से मिला, ठीक है।